आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब, खास करके जो एयर ब्रेक सिस्टम होता है उससे जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जवाब आपको मिलेंगे। अगर आप CNW डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो भी सवाल जवाब मैंने इसमें से लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग आपके हर एग्ज़ाम में इसमें से आपको सवाल जवाब देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला जो सवाल है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फीबा, और यहाँ हिंदी में भी सवाल है। देखिए आज के इस वीडियो की खास बात यह है कि जो भी इसमें सवाल है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको जिसमें भी देखना हो, जिसमें भी समझना हो, जिसमें भी पढ़ना हो, उस लैंग्वेज में आप देख समझ और पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका हिंदी वर्जन यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा। फीबा का पूर्ण रूप क्या है, यानी यहाँ फीबा का फुल फॉर्म पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। फेलियर इंडिकेटर एंड ब्रेक एप्लीकेशन पहला ऑप्शन है, दूसरा है फेलियर इन डायरेक्ट ब्रेक एप्लीकेशन, तीसरा है फेलियर इन ब्रेक एप्लीकेशन, और जो चौथा है वो है फोर्स्ड इंडिकेटर ब्रेक एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, फेलियर इंडिकेटर एंड ब्रेक एप्लीकेशन। अब जो लोग फीबा के बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए फीबा के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है काफ़ी डिटेल में, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी आपका उसको देखने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे फीबा मैं बता दूँ, फीबा LHB के अंदर होता है, ये ICF और गुड्स में नहीं होता है, और LHB के भी उन कोचेज़ में होता है जिसमें एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बॉलिस्टर के ऊपर जिसमें एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बेलो लगा होता है, उसमें फीबा का इस्तेमाल किया जाता है। और फीबा का काम है बेलो के ऊपर नज़र रखना। अगर बेलो पंचर हो गया, फट गया, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, लीकेज हो गया, तो फीबा क्या करता है, पूरी गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के LHB कोचेज़ के लिए। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 डर्ट कलेक्टर के ऊपर है। ये डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन एट द ट्रेबल ऑफ डैश डैश डैश, यानी जो डर्ट कलेक्टर है उसको कितने समय अंतराल पे साफ़ किया जाना चाहिए। अब डर्ट कलेक्टर के बारे में आप नहीं जानते तो वो भी मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए डर्ट कलेक्टर जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, डर्ट और कलेक्टर, यानी कि धूल को इकट्ठा करने वाला जो पार्ट है उसको डर्ट कलेक्टर कहा जाता है। और ये हर तरह के कोच में इस्तेमाल होता है। आप चाहे ICF की बात कर लीजिए, चाहे LHB की बात कर लीजिए, या फिर आप गुड्स ट्रेन की बात कर लीजिए, तीनों में डर्ट कलेक्टर का इस्तेमाल होता है। और जब ये धूल को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, तो एक समय पे इसकी सफाई भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी, धूल बस जाएगा तो आगे ये काम करना बंद कर देगा, और धूल अगर DB में चला गया तो फिर ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डर्ट कलेक्टर, और इसको साफ़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 1 मंथ है, यानी 1 महीना। 1 महीने पे डर्ट कलेक्टर की सफाई की जानी चाहिए और की जाती है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक ऑफ LHB कोच इज डैश डैश mm, यानी LHB कोच का पिस्टन स्ट्रोक कितना मिलीमीटर होता है, ये अगला सवाल है। अब यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 10 mm। राइट आंसर है 10 mm। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कई सारे लोग यहाँ पे 21 mm या 20 mm की बात करते हैं, लेकिन वो गलत है। इसका राइट आंसर है 10 mm, यानी LHB कोच का जो सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक होता है वो होता है 10 mm। अगला सवाल देख लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ एक्सेलरी रिजर्वायर ऑफ LHB कोच इज़ डैश लीटर, यानी LHB कोच के सहायक रिजर्वायर की क्षमता कितने लीटर की होती है, ये सवाल है आपका। और इसका राइट आंसर है C, 200 लीटर। अब यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होती है। कई सारे लोग आपको ये कहेंगे कि 175 लीटर की क्षमता होती है। बात तो उनकी भी सही है, 175 लीटर की क्षमता होती है, लेकिन LHB कोच में 2 रिजर्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है 75 लीटर का, एक होता है 125 लीटर का। मेन 125 लीटर है उसका इस्तेमाल ब्रेकिंग के लिए किया जाता है, और जो 75 लीटर का जो टैंक है उसका इस्तेमाल, जो पहले CDTS जो टैंक आता था, टॉयलेट टैंक जो ऑटो डिस्चार्ज होता था, उसके लिए लगाया गया था, यूज़ होता था। लेकिन अभी वो टॉयलेट तो यूज़ होता नहीं है। अब तो जितने भी कोच है सब में बार टैंक यूज़ होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी भी होता है टॉयलेट के अंदर जो हाई प्रेशर फ्लश लगा हुआ है उसके लिए 75 लीटर का इस्तेमाल होता है। तो 75 लीटर और 125 लीटर दोनों मिलाकर 200 लीटर होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बहुत मार्के की चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ब्रेक के लिए 125 लीटर का जो टैंक है उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो 75 लीटर का जो टैंक है उसका भी प्रेशर 125 लीटर में आ जाएगा और उसका इस्तेमाल ब्रेकिंग के लिए हो सकता है। यानी कि दोनों ही टैंक का इस्तेमाल ब्रेकिंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन पहले जो इस्तेमाल होता है 125 लीटर का होता है,
और अगर ज़रूरत पड़ती है तो 75 लीटर से हवा लिया जा सकता है, प्रेशर लिया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि 125 का फिर वापस 75 में जा सकता है कि नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। अगर 75 लीटर वाला जो टैंक है उसको एयर प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी तो 125 से वो प्रेशर नहीं ले सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में एनआरबी लगा होता है और वो एनआरबी सिर्फ एयर प्रेशर जो होता है 75 लीटर टैंक का, उसके प्रेशर को 125 लीटर में आने देता है, जबकि 125 लीटर के टैंक के एयर प्रेशर को 75 में नहीं जाने देता है। इसलिए जो सहायक जो कैपेसिटी ऑफ एक्सिलरी रिजर्वायर है, अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 200 लीटर कहलाता है, 125 प्लस 75 लीटर। अगला सवाल देख लेते हैं। चौक डाया ऑफ PEAV ऑफ LHB कोचेज इज -mm, यानी LHB कोच के जो PEAV का चौक व्यास होता है वो कितना mm होता है, तो ये होता है 19 mm। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो LHB कोच का PEAV चौक होता है उसका जो डाया होता है वो 19 mm होता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हमारा 6 आ गया। ACP इज़ LHB AC चेयर कार डन फ्रॉम, यानी LHB के AC कुर्सी यान में जो ACP किया जाता है वो कितने स्थानों से किया जा सकता है। ठीक है, ACP यानी कि जो चैन पुलिंग जिसको आम भाषा में कहते हैं, ACP कितने जगह से किया जाता है। तो राइट आंसर इसका बी 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ से ACP किया जा सकता है। किस में? सिर्फ ये चेयर कार है और LHB चेयर कार में। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 यहाँ पे आ गया। कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वायर ऑफ एयर स्प्रिंग सिस्टम इज़ इतना लीटर, यानी एयर स्प्रिंग जो सिस्टम होता है उसका जो रिजर्वायर है उसकी क्षमता कितने लीटर की होती है। अभी हमने जो रिजर्वायर की बात की थी वो था ब्रेकिंग के लिए, और ये जो रिजर्वायर की बात हो रही है ये हो रही है एयर स्प्रिंग के लिए। तो ये जो है इसका राइट आंसर होता है C 150, यानी कि ऐसा LHB कोच जिसमें एयर स्प्रिंग लगा हो तो उसके अंदर आपको 3 रिजर्वायर देखने को मिलेंगे। 2 तो ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसमें एक 75 लीटर का होता है और एक 125 लीटर का होता है, और जो तीसरा होता है वो 150 लीटर का होता है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ एयर स्प्रिंग के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर C है 150 लीटर। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 8 हो गया हमारा। नंबर ऑफ लेवलिंग बॉल फिटेड इन 1 एयर स्प्रिंग बॉगीज, यानी एक एयर स्प्रिंग बॉगी में लगाए गए लेवलिंग वालों की संख्या कितनी होती है। अब ये लेवलिंग वाल कहाँ होता है? देखिए, लेवलिंग वाल भी हर कोच में नहीं होता है। लेवलिंग वाल उसी कोच में होता है जिसमें एयर स्प्रिंग जो सस्पेंशन होता है वो लगा होता है। जिस कोच के बोलिस्टर में एयर स्प्रिंग सस्पेंशन लगा होगा उसमें लेवलिंग वाल होता है, और इसका राइट आंसर है 2, यानी कि यहाँ पे 2 लेवलिंग वाल लगाए जाते हैं एक बोगी में, यानी कि पूरे अगर एक कोच की बात की जाए तो 4 हो गए। एक बोगी में 2 लेवलिंग यहाँ पे जो वाल्व है वो लगाए जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे हमारा आ गया 9। LHB डिब्बों में कितने ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज इन LHB टाइप कोचेस। तो LHB में एक जो हमारा डिब्बा होता है यानी एक कोच होता है उसमें कितने ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है डी इसका 8, यानी जितने एक्सल है हमारे हर एक्सल पे 2 ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। टोटल एक कोच में 4 एक्सल होते हैं, इसलिए यहाँ पे 8 ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि एक एक्सल पे 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं और एक कोच में टोटल 4 एक्सल होते हैं, तो यहाँ पे 8 ब्रेक सिलेंडर लगेंगे। अगर एक बोगी की बात की जाए यानी जिसको हम ट्रॉली भी कहते हैं, एक ट्रॉली में अगर आपसे पूछा जाए कि एक ट्रॉली में कितने ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक ट्रॉली में सिर्फ 4 ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, और पूरे एक डब्बे में एक कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10। देखिए ये सारे ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़े हुए सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और LHB के सवाल हैं। इनमें से अधिकतर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर एग्ज़ाम में नहीं भी पूछे जाएँ तो ये जानना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अगर आप CNW डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो रेक के ड्रॉप टेस्ट के दौरान BP में अधिकतम गिरावट की अनुमति कितनी होती है। जब हम रेक का ड्रॉप टेस्ट करते हैं तो उसमें BP जो हम ड्रॉप कराते हैं तो उसकी कितनी गिरावट अनुमति दी जाती है या अनुमति होती है, कितनी अधिकतम गिरावट हो सकती है। राइट आंसर इसका ए 0.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता है BP ड्रॉप टेस्ट के दौरान। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हमारा 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं यहाँ पे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चार्जिंग टाइम ऑफ CR इज, यानी CR का चार्जिंग समय कितना होता है। CR कहाँ लगा होता है? CR DB के साथ लगा होता है, कंट्रोल रिजर्वायर।
बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ए आर होता है एक्सिलरी रिजर्वायर, जो बड़े बड़े आपको टैंक जैसे दिखते हैं, और सी आर होता है कंट्रोल रिजर्वायर, बहुत छोटा सा होता है और डी बी के साथ लगा होता है। तो इसका चार्जिंग टाइम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका जो चार्जिंग टाइम है सी आर का वो यहाँ पे कितना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चार्जिंग टाइम के 4 ऑप्शन है। पहला है 150 सेकेंड, दूसरा 160 सेकेंड, तीसरा 140 सेकेंड और चौथा 120 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है बी है 160 सेकेंड, यानी 160 सेकेंड जो है सी आर का चार्जिंग टाइम है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ हमारा 12 आ गया। 125 लीटर एआर टैंक यूज फॉर, यानी 125 लीटर का जो सहायक रिजर्वायर टैंक है उसका उपयोग क्या है। टॉयलेट पर्पस के लिए, ब्रेकिंग पर्पस के लिए, स्टैंड बाई के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ब्रेकिंग पर्पस के लिए। यहाँ ब्रेकिंग पर्पस के लिए जो 125 लीटर का जो रिजर्वायर टैंक होता है उसका इस्तेमाल ब्रेक लगाने के लिए किया जाता है, ब्रेकिंग पर्पस के लिए किया जाता है। और एक 75 लीटर का होता है, उसका इस्तेमाल अलग होता है, मैंने आपको अभी शुरू में बताया था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर हम 13 में चलते हैं। ब्रेक एक्सीलेटर इज ए, ब्रेक त्वरित क्या है, इसका काम क्या है। देखिए ब्रेक एक्सीलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एलएचबी का, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, काफ़ी आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी कि ब्रेक एक्सीलेटर क्या है और ये क्या काम करता है। तो देखिए इसका काम क्या है, ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस है ये, आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन है, अंतर डिवाइस है ये। और जो सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस भी है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस भी है, और डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान ये काम आता है और ये एलएचबी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक, यानी हैंड ब्रेक के लिए जिस केबल का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है हैंड ब्रेक केबल, दूसरा है फ्लैक्स बॉल केबल, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी हैंड ब्रेक केबल भी कह सकते हैं या फ्लैक्स बॉल केबल भी कह सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, फ्लैक्स बॉल केबल। नाम से आप मत जाइए कि हैंड ब्रेक में यूज़ किया हुआ केबल है तो हम इसको हैंड ब्रेक केबल कह देंगे, ऐसा नहीं है। टेक्निकली उसका नाम है फ्लैक्स बॉल केबल। जो राइट आंसर है वो होगा बी, फ्लैक्स बॉल केबल। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ हमारा 15 आ गया। द के टाइप कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वार्म आउट बियॉन्ड, यानी जो के प्रकार का कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक है उसको कितने घिसाव के बाद बदल दिया जाना चाहिए, यानी ब्रेक ब्लॉक कब बदल दिया जाना चाहिए, ब्रेक ब्लॉक कितना घिस जाए तो बदल देना चाहिए। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, 10 mm, यहाँ पे बी है 12 mm, सी है 20 mm और डी है 22 mm। इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 12 mm, 12 mm के घिसाव पे इसको चेंज कर दिया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर ये हमारा 16 आ गया। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर ऑफ द कोचेस, यानी कोच के एयर की क्षमता कितनी होती है, और इसका राइट आंसर है 200 लीटर, यानी जो हमारे कोच का जो एयर की क्षमता होती है वो होती है 200 लीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 17 आ गया। सवाल नंबर 17, एक पैसेंजर ट्रेन का ए आयाम यानी कि ए डायमेंशन नॉन एसी कोच में कितना होता है, और इसका राइट आंसर है बी, 16 + 2 - 0 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 18। देखिए अगर आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। सवाल नंबर 18, इन एन एसी कोच ए डायमेंशन शुड बी, एक एसी कोच में ए डायमेंशन कितना होना चाहिए, और इसका राइट आंसर है डी, 22 + 2 - 0 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 19, एक यात्री ट्रेन में ई डायमेंशन कितना होना चाहिए, एक यात्री ट्रेन में ई डायमेंशन कितना होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर है बी, 375 ± 25 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 ले लेते हैं। यात्री ट्रेन में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास कितना होता है, जो ब्रेक पाइप होता है, फीड पाइप होता है, उसका डायमीटर कितना होता है पैसेंजर ट्रेन में। तो राइट आंसर है बी, 25 mm। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 mm का डाया होता है, ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों का ही। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, यात्री ट्रेन में शाखा पाइप का व्यास कितना होता है, जो ब्रांच पाइप कहते हैं ना, शाखा पाइप हिंदी में और इंग्लिश में ब्रांच पाइप। तो ब्रांच पाइप का डाया कितना होता है, 20 mm। ब्रांच पाइप का डाया होता है 20 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 22, PEAV से PEAST के बीच शाखा पाइप का व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है। इसका राइट आंसर है 10 mm। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो डायमीटर है ना पाइपों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना इस चीज़ को। तो राइट आंसर है ए, 10 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 23 आ गया।
पूर्ण सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप का दबाव कहाँ तक गिरा दिया जाता है। जो प्रेशर ड्रॉप होता है ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू, यानी जब फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है तो ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है कितना ड्रॉप होता है, बीपी का प्रेशर। तो इसका राइट आंसर है डी 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने आम बोलचाल के भाषा में सुना होगा 1.5 kg का प्रेशर गिरा दो, ठीक है। तो ये 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर हम 24 देख लेते हैं। खुलने वाली स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए, यानी जहाँ से ट्रेन शुरू हो रही है वहाँ पे अगर कोई मेल है या फिर एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसका जो ब्रेक पावर है उसका प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है सी, किसी भी पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन जहाँ जब खुलती है अपने स्टेशन से तो वहाँ पे यानी शुरुआती प्रारंभिक स्टेशन से जब कोई मेल या एक्सप्रेस ट्रेन खुलती है तो उसका जो ब्रेक पावर प्रतिशत है 100% होना चाहिए, यानी उसके 100% पिस्टन और वर्किंग में होने चाहिए, 100% उसका जो ब्रेक सिलेंडर है वो वर्किंग में होना चाहिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, पारंपरिक एयर ब्रेक सिस्टम का ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना है। द ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम इज, कितना है। तो इसका राइट आंसर है बी 355 mm, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बार बार आपसे कहूँगा कि इन सबको बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, एकल कार परीक्षण में हवा के रिसाव की दर डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। जो SCTR मशीन होती है जिससे हम सिंगल कार टेस्ट रिग कहते हैं, जिससे हम ब्रेक सिस्टम को चेक करते हैं एक सिंगल कोच में, वहाँ पे जो हवा का रिसाव दर है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये सवाल है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे सी 0.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर मिनट, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर मिनट या फिर 60 सेकेंड। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 27, आपातकालीन एप्लीकेशन की स्थिति में ब्रेक सिलेंडर का दबाव 0 से 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है, कितने सेकंड में। यानी कि जो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है उसमें जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होता है वो 0 से 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ता है, तो ये कितने सेकंड में कितना समय लेता है ये प्रेशर बढ़ने में। तो ये है 3 से 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड में इमरजेंसी एप्लीकेशन जब की जाती है तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 3 से 5 सेकंड में 0 से 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी आप सिंपल सा अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो इमरजेंसी एप्लीकेशन जब होता है, इमरजेंसी ब्रेक लगाया जाता है तो जो ब्रेक प्रेशर होता है ब्रेक सिलेंडर में तो प्रेशर पहले 0 होता है, जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो मैक्सिमम 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये प्रेशर होने में कितना टाइम लगता है, तो 3 से 5 सेकंड के अंदर ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो 0 से 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, और जैसे ही ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है पूरे गाड़ी में इमरजेंसी एप्लीकेशन हो जाता है, इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28 ले लेते हैं। चौक के साथ वाला चेक वाल्व वायु को कहां से कहां तक जाने देता है। चेक वाल्व विद चौक अलाउ एयर फ्रॉम, यानी जो चौक के साथ वाला चेक वाल्व है वो हवा को कहां से कहां जाने देता है। क्या BP से FP को जाने देता है, FP से CR को जाने देता है, या FP से AR को जाने देता है, या फिर AR से BC को जाने देता है। तो देखिए चौक वाल्व के साथ जो चेक वाल्व लगा होता है वो प्रेशर को FP से AR में जाने देता है, यानी फीड पाइप के प्रेशर को AR ऑक्सिलरी रिजर्वायर में जाने देता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 29, कोचिंग ट्रेनों में नियंत्रण रिजर्वायर का दबाव क्या है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन, यानी CR का प्रेशर का दबाव कितना होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा, 6 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और यहाँ पे 4.8 किलोग्राम। तो देखिए CR का जो प्रेशर होता है वो 5.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जो BP का प्रेशर होता है वही CR का प्रेशर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो CR होता है वो BP से ही चार्ज होता है। BP में जितना प्रेशर आएगा CR का प्रेशर भी उतना ही रहेगा, और BP का प्रेशर 5.0 होता है, इसलिए CR का प्रेशर भी 5.0 माना जाएगा या होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 31, कोचिंग ट्रेनों में सहायक रिजर्वायर को चार्ज किया जाता है। इन कोचिंग ट्रेन्स ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज टू,
यानी कोचिंग ट्रेनों में जो हमारा AR है उसको कितने प्रेशर से चार्ज किया जाता है। 4 ऑप्शन है 5.0, 6.0, 4.8 और 5.5। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, 6.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज किया जाता है। देखिए कोचिंग ट्रेन जो होती है वो ट्विन पाइप सिस्टम में चलती है, यानी कि उसमें AP और BP दोनों होता है। BP का काम होता है ब्रेक लगाना और FP का काम होता है फीड करना, यानी कि भरना। और ये किसको फीड करता है, किसको भरता है, तो ये रिजर्वायर को भरता है। तो इसलिए FP का प्रेशर हमेशा 6 kg होता है, तो जाहिर सी बात है रिजर्वायर 6 किलोग्राम से चार्ज होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। FP का काम सिर्फ रिजर्वायर को चार्ज करना है, जो AR होता है एक्सिलरी रिजर्वायर उसको चार्ज करना होता है, और FP का प्रेशर होता है 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए जो AR है वो 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर ये हमारा 32। न्यूनतम एप्लीकेशन के लिए BP दाब में कमी होनी चाहिए। जो हमारा मिनिमम जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है उसमें BP हम कितना ड्रॉप करेंगे तो वो काम करेगा, और इसका राइट आंसर है C, 0.5 से 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर कम होना चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 33। सर्विस एप्लीकेशन के लिए BP दाब में कमी चाहिए, कितना कमी चाहिए। रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन इज कितना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा D, 0.8 से 1.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 34 देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है सारे, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। कट ऑफ एंगल कॉक को फिट किया जाता है। जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है उसको फिट किया जाता है, कहाँ फिट किया जाता है, FP में, BP में, BP और FP दोनों में, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है C, BP और FP यानी ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों में कट ऑफ एंगल कॉक को फिट किया जाता है। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि कट ऑफ एंगल कॉक कहाँ लगाया जाता है तो ये BP और FP दोनों में लगाया जाता है। अगर सवाल ये हो कि एक कोच में कितने कट ऑफ एंगल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है तो 4 कट ऑफ एंगल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोच के दोनों एंड पे BP और FP में 2-2 कट ऑफ यहाँ पे एंगल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है, एक BP और FP में। तो एक कोच में टोटल 4 कट ऑफ एंगल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ हमारा आ गया 35। एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन का पिस्टन स्ट्रोक संशोधित क्षैतिज लीवर के साथ क्या है। यहाँ पे अगर इंग्लिश में इसी सवाल को देखा जाए तो व्हाट इज़ द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन फिटेड विद मॉडिफाइड हॉरिजॉन्टल लीवर, और इसका राइट आंसर है A, 60 ± 10 mm। अगला सवाल नंबर यहाँ पे 36 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है। ऐसे ब्रेक सिलेंडर जो बोगी माउंटेड होते हैं उनका डाया कितना होता है, ब्रेक सिलेंडर का डाया कितना होता है। राइट आंसर होगा C, 203 mm। अगला सवाल नंबर 37। पूर्ण सेवा आवेदन के लिए BP दबाव में कमी होनी चाहिए, यानी रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन। फुल सर्विस एप्लीकेशन में BP का दबाव कितना होना चाहिए। राइट आंसर होगा A, 1.0 to 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 37 का राइट आंसर होगा A। अगला सवाल देख लेते हैं 38। आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन के लिए BP दबाव में कमी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा B, 1.5 से 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 39। हर कोच पर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम के साथ कितने डर्ट कलेक्टर होते हैं। हाउ मेनी डर्ट कलेक्टर आर फिटेड विद अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑन एवरी कोच, और इसका राइट आंसर है A, यानी 2 होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 40। गार्ड के आपातकालीन ब्रेक वाल्व के चौक का व्यास कितना होता है। राइट आंसर है D, 8 mm। ये भी बहुत बार मैंने देखा है कि ये एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। जो गार्ड का आपातकालीन ब्रेक बॉल होता है उसके जो चौक होता है उसमें व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, तो 8.0 mm होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बार मैंने एग्जामों में देखा है कि इस सवाल को पूछते हुए। अगला सवाल नंबर यहाँ हमारा 41। यात्री डिब्बों में किस प्रकार के स्लैक एडजस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर इज़ यूज्ड इन पैसेंजर कोचेज़। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा C, IRSA 450। IRSA 450। बहुत ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को आप लिखते जाइए अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो, या फिर इस वीडियो को चैनल को सबसे अच्छा सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि ये सारे वीडियो आपके पास रहें, जब चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल नंबर हमारा 42 है। फॉर टेस्टिंग C3WDV द AR चार्जिंग टाइम फॉर 0 to 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज, यानी कि C3WDV के परीक्षण के लिए AR को 0 से 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर चार्जिंग करने का समय कितना होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, सवाल नंबर 42, और इसका राइट आंसर है बी 175 प्लस माइनस 30 सेकेंड। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी 175 प्लस माइनस 30 सेकेंड। सवाल नंबर 43, के प्रकार डीबी के परीक्षण के लिए एआर को 0 से 8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर चार्जिंग करने का समय क्या है, और ये होता है ए 160 से 210 सेकेंड, 160 से 210 सेकेंड। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 44, C3WDB के परीक्षण के लिए सीआर का समय 0 से 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कब होता है, कितने सेकंड में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 165 प्लस माइनस 20 सेकंड। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, कई प्रकार के परीक्षण के लिए डीबी 0 से 4.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक सीआर का चार्जिंग समय कितना होता है? यानी कई प्रकार का जो डीबी होता है इसमें जो सीआर का प्रेशर है वो 0 से 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो जाता है, तो ये कितना समय लेता है? राइट आंसर होगा बी 160 प्लस माइनस 40 सेकेंड। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, सामान्य पाइप ब्रैकेट से जुड़ी 3 शाखा पाइप जहां मध्य पाइप किधर जाता है? द 3 ब्रांच पाइप अटैच टू कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर द मिडिल पाइप लीड टू। कॉमन पाइप ब्रैकेट जो होता है, कॉमन पाइप ब्रैकेट आपको पता है? देखिए 2 सेकंड में ये भी बताता हूँ। जो कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है वो एक ऐसा जंक्शन है जिसके ऊपर किसी भी कंपनी के डीबी को अगर आप फिट करते हैं तो फिट हो जाता है, पाइपलाइन बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कॉमन पाइप ब्रैकेट में 3 पाइप बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि उन 3 पाइपों में जो बीच का पाइप है वो कहाँ जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी AR। जो बीच का पाइप है वो AR में जाता है, एक्सिलरी रिजर्वायर में जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, सवाल नंबर 47 है, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू। यानी ब्रेक रिलीज के दौरान BC से हवा जाती है, कहाँ जाती है BC से हवा? यहाँ पे जो ब्रेक सिलेंडर है, जो ब्रेक रिलीज़ होता है तो ब्रेक सिलेंडर का हवा कहाँ जाती है? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो ब्रेक जैसे ही ब्रेक रिलीज़ होता है तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है वो बाहर वातावरण में निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी एटमॉस्फेयर। ठीक है, राइट आंसर डी होगा वायुमंडल। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, बोगी पर चढ़े यात्री कोच में इस्तेमाल किए जाने वाला गंदा संग्राहक किस प्रकार का है? यानी द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज्ड इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोचेज इज। यानी जो हमारा जो डर्ट कलेक्टर है बोगी माउंटेड पैसेंजर कोचेस का, वो किस टाइप का होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो इसका राइट आंसर होगा ए होगा 2 वे, यानी एक तरफ से हवा जाता है दूसरी तरफ से हवा निकलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 49, जब डीबी काम कर रहा है तो डीबी हैंडल की स्थिति क्या है? व्हेन डीबी इज़ वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीबी हैंडल इज़। जब डीबी यानी डीबी आइसोलेट नहीं है, डीबी वर्किंग में है, तो उसका जो हैंडल है वो किस पोजीशन में होता है? क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है, लंबवत होता है कि इंक्लाइंड होता है, झुका हुआ होता है कि डी पैरेलल होता है, समांतर होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, वर्टिकल होता है। जब भी डीबी काम करने वाले पोजीशन में होता है तो उसका जो हैंडल होता है जिससे कि हम डीबी को आइसोलेट करते हैं वो वर्टिकल होता है। ठीक है, अगला सवाल, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल होगा। अगला बाकी और सवाल आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ये बहुत सारे सवाल जवाब हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, और ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सवाल नंबर 50, यात्री ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन का एन रूट ब्रेक पावर प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर डी निर्देशित नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर हम सारे सवाल जवाब लेंगे तो ये 300-400 सवाल हैं, बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बाकी के सवाल जवाब भी लेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट सवाल जवाब आपको मिल सकें। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है इनमें से किसी भी सवाल में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि पढ़ने में कुछ गलत हो गया हो या फिर कुछ लटपटाहट आ गई हो, तो उसके लिए आप उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।